हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करदम क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा है सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे, ये आपका क्लास 10th मैथ अनसोल्ड चल रहा है, राजीव प्रकाशन का है, अनसोल्ड है। ये सेट नंबर 1 पढ़ेंगे, 2021 का है, 822 HJ। ठीक है, इस सेट के हम 2 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? समीकरण x² - 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, हमारे पास में x² - 7x प्लस 12 बराबर 0 है। ठीक है, देखिए हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। ये आपको समीकरण दी है, x² माइनस का 7x प्लस 12 बराबर 0, x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख लीजिए। माना x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है। अल्फा तथा बीटा है। ठीक है जी, इसके मूल क्या है? अल्फा तथा बीटा है। अब हमें निकालना है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है जी? मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। देखिए, x का गुणांक क्या है? x का गुणांक है -7। क्या है x का गुणांक? -7। x का गुणांक है जी -7। x² का गुणांक है 1, तो माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 7/1 का मतलब क्या हो गया जी? 7। ये मूलों का योगफल हो गया। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। अब निकालना है मूलों का गुणनफल। अल्फा बीटा, मूलों का गुणनफल क्या होता है? जो मूल है आपके अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा बराबर क्या होगा? अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद बटे x² का गुणांक। अब ये बताएंगे अचर पद क्या है भाई? आपका अचर पद है 12। क्या है अचर पद? 12। x² का गुणांक क्या है? 1। 12/1 बराबर किसके? 12। ठीक है, अब हमें निकालना है मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो लिखिए, इसलिए मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल हमें निकालना है। मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। आप एक बार बताएंगे, आपके जो मूल हैं वो अल्फा और बीटा है। व्युत्क्रम होता है उल्टा। क्या होता है? व्युत्क्रम उल्टा। तो अल्फा का उल्टा हो जाएगा 1/अल्फा और बीटा का उल्टा हो जाएगा 1/बीटा। मतलब मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो आप यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया अल्फा बीटा, यहाँ ऊपर क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा? 7। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 7। और अल्फा बीटा कितना हो गया जी? 12। तो 7/12। तो इसका आंसर हो जाएगा जी 7/12। ठीक है, तो मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल हो गया 7/12। आप इसको इस तरह से। अब देखेंगे 3 का ख पॉइंट में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? 96 और 404 का
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ हमें निकालना है। चलिए भाई इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। देखिए अब सबसे पहले अब हमारे पास में है 96, तो आप 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। करिए भाई, 96 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 48 बार कट जाएगा, फिर 2 से काटूंगा तो ये 48 24 बार कट जाएगा, फिर 2 से काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा 12 बार, फिर 2 से काटूंगा 6 बार, फिर 2 से काटूंगा 3 बार, फिर 3 से इसको काटूंगा 3 कम 3। ठीक है, तो अब 404 देखिए आप, 404 के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। करिए भाई, 2 से काटूंगा मैं इसको तो कितना हो जाएगा 202, फिर 2 से काटूंगा कितना हो जाएगा 101। अब 101 किसी से कटेगा नहीं तो हो गया 101, 101 एकम 101। ठीक, अब देखिए 96 के हम टुकड़े करेंगे, 96 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और गुणा 3। ठीक है, अब 404 के करेंगे, 404 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 101। ठीक, अब क्या करेंगे 96 और मतलब 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन होगा उसको हम काट देंगे। देखिए एक तो 2 कट गया, फिर एक ये वाला 2 कट गया। ठीक है, तो मतलब ये 2 और 2 ये कॉमन है, तो हमें निकालना है एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक 96 और 404। तो कब क्या आया भाई, ये आया 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 4। तीन का गया पॉइंट देखेंगे, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई 13.5 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। क्या दिया है, दिया है आधार का व्यास, आधार का व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर, तो लिखिए आधार का व्यास, आधार का व्यास, आधार का व्यास दिया है जी 21 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या निकालनी है, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या। अब त्रिज्या क्या होती है, व्यास बटे 2, व्यास बटे 2, व्यास कितना है 21, 21 बटे 2, 21 बटे 2 का मतलब 21 बटे 2 सेंटीमीटर लिख लेंगे आप, 21 बटे 2 सेंटीमीटर। व्यास और त्रिज्या में जो संबंध होता है, व्यास और त्रिज्या में संबंध होता है व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, व्यास और त्रिज्या के बीच में ये संबंध होता है, रिलेशन होता है। डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस। ठीक, अच्छा आधार की त्रिज्या होगी 21 बटे 2 सेंटीमीटर, आपकी तिर्यक ऊंचाई L बराबर, तिर्यक ऊंचाई L बराबर, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L बराबर दिया है 13.5 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर और एल प्लस आर, पाई आर और एल प्लस आर। पाई का मान कितना 22 बटे 7, पाई का मान 22 बटे 7। त्रिज्या आर कितनी दी है 21 बटे 2, कितनी दी है 21 बटे 2। एल का मान कितना
एल दिया है आपको 13.5, कितना है भाई 13.5। त्रिज्या आर कितनी दी है 21/2, 21/2, ठीक है। इससे मैंने इसको काट दिया कितनी बार 11 बार, इससे इसको काट दिया 3 बार, 7 पे 21, 11 दूनी 22 और 7 पे 21, 11 दिया 33, कितना हो गया जी 33 हो गया। अब ये कितना हो गया 13.5, 13.5, 2 से 21 को काटूंगा 10.5 बार, 10.5, ठीक है। अब ये कितना हो गया जी 33, 5 5 10 की 0, ठीक है, दशमलव हो गया। और 13 और 10 23, अरे कितना हो गया 23 और 1 हो गया जी 24, ठीक है, ये होगा 24, मतलब 33, ये होगा 33 और गुणा 24, 33 और 24 की आप मल्टीप्लाई कर देंगे, करिए भाई 33 और 24 की, 33 24, 24 दिया 72 और 24 दिया 72, जोड़िए 2 हो गया, 7 2 9, ये कितना हो गया 7, 792। तो ये हो जाएगा जी 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कैलकुलेशन बताया आपको बस, ठीक। अब हम 3 का घ पॉइंट देखेंगे। दिया है चित्र में PS/SQ बराबर है PT/TR है तथा PST बराबर PRQ है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज PQR एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें आप लिखेंगे, दिया है क्या दिया है इसमें, हमें इसमें दिया है PS/SQ, PS/SQ और PT/TR। तो लिखिए PS/SQ और ये हो गया जी PT/TR, ठीक है। PS/SQ और PT/TR है तथा ये दे रखा है और दिया है कोण PST बराबर PRQ, ठीक है। PS/SQ और PT/TR तथा PST बराबर PRQ, ये बात हमें इसमें दी है। तो अब आप देखिए सिद्ध करना है त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें आप लिखिए इंप्लाइज दैट, देखेंगे ST पैरेलल है QR के, ST समांतर है, ST पैरेलल है QR के, ठीक है। ST क्या है, ST पैरेलल है QR के। तो यहां लिखेंगे आधारभूत परमे के विलोम से, आधारभूत परमे के विलोम से, आधारभूत परमे के उल्टे से मतलब विलोम से, आधारभूत परमे के विलोम से। अब देखिए कोण PST बराबर है PQR के, ये क्या है संगत कोण है। तो लिखिए इंप्लाइज दैट कोण PST बराबर हो जाएगा PQR के, कोण PST बराबर कोण PQR। कोण PQR क्या है भाई संगत कोण है। कैसे कोण है ये संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये संगत कोण हो गया। अब आप ध्यान देंगे कोण PST बराबर PQR दिया है, आपको दिया है कोण PST बराबर PRQ। देखिए यहां लिखिए गिवन, क्या गिवन है भाई कोण PST
कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू। ठीक है, ये बात हमें इसमें दी है। तो अब मुझे क्या करना है, पी एस टी के स्थान पे मैं लगा दूंगा पी आर क्यू। क्या लगा दूंगा, कोण पी आर क्यू। कोण पी आर क्यू बराबर किसके हैं, कोण पी क्यू आर के। पीएसटी क्या था, देखिए कोण पीएसटी बराबर हो जाएगा कोण पी क्यू आर के। ये क्या है, संगत कोण है। अब ये हमें दिया है कोण पीएसटी बराबर कोण पी आर क्यू, ये बात हमें दे रखी है। तो कोण पीएसटी के स्थान पे मैं पी आर क्यू रख दूंगा, पी आर क्यू रख दूंगा, बराबर है कोण पी क्यू आर। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर हो रहा है पी आर के। पी क्यू किसके बराबर है, पी आर के। तो इंप्लाइज दैट, तो लिखेंगे पी क्यू बराबर क्यू आर, क्यू पी क्यू बराबर हो गया जी क्यू आर के। ठीक है, पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू बराबर है जी पी आर के। तो हम लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर कैसा है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चार का क्या पॉइंट देखेंगे, यदि कोस ए बराबर अंडर रूट 3/2 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात करना है। देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्या बात दे रखी है इसमें, हमें इसमें दिया है कोस ए बराबर अंडर रूट 3/2, कोस ए बराबर अंडर रूट 3/2। तो कोस ए बराबर अंडर रूट 3/2, कोस के पदों में कोस 30 का मान होता है। किसका मान होता है, कोस 30 का। तो ए बराबर किसके हो गया, ए बराबर हो गया जी 30 डिग्री। ए बराबर किसके हो गया, 30 डिग्री। अब हमें निकालना है साइन 2a का मान। क्या निकालना है, साइन 2a का मान। तो साइन 2a, ए का मान कितना, 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 दूनी कितना हो गया, साइन 60। साइन 60 का मान कितना, अंडर रूट 3/2। साइन 60 का मान हो गया जी अंडर रूट 3/2। इस तरह करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम 4 का ख पॉइंट देखेंगे। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए हम इसको किस तरह से सोल्व करते हैं। हमें क्या करना है, 3√2 को एक परिमेय संख्या लेकर के चलेंगे, तब इसको हम दिखा सकते हैं। तो लिखेंगे माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसको परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो p/q के रूप में लिखी जाती है। तो 3√2 बराबर किसके, p/q, जहां p एंड q सहभाज्य पूर्णांक है। p एंड q सहभाज्य पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है भाई, p एंड q सहभाज्य पूर्णांक है, तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। q जो है 0 के बराबर नहीं है। और p और q का जो एचसीएफ है ना, p और q का एचसीएफ वो 1। ठीक है, p और q का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो अब मुझे क्या करना है, इंप्लाइज दैट, देखिए अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p/2
3q, p बटे 3q। तो अब हम यहां क्या करेंगे, यहां लिखिए, यहां लिखेंगे p अपॉन 3q, यानी कि चूंकि p अपॉन 3q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जो संख्या p बटे q के रूप में लिखी जाती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। p बटे 3q एक परिमेय संख्या है, ठीक है, p बटे 3q एक परिमेय संख्या है, तब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, 3p अपॉन 3q एक परिमेय संख्या है, तब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब जब ये भी एक परिमेय संख्या होगी, लिखो, जो कि विरोधाभास प्रकट करता है, जो कि विरोधाभास प्रकट करती है, जो कि विरोधाभास प्रकट करती है, तो लिखेगा अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तो लिखेंगे, अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है, बल्कि इसको 3√2 है, क्या है, 3√2, तो यहां 3 लगा लेंगे, अर्थात 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये क्या है, इसके √3 के मल्टीपल में गुणा में क्या था, 3 था, तो अर्थात 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप इसको इस तरह करें। अब हम देखेंगे 4 का क्या पॉइंट। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की प्रत्येक भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, समबाहु त्रिभुज। चलिए हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया भाई, हमने एबीसी एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। क्या है एबीसी, एक समबाहु त्रिभुज है। तो ये हो गया एबीसी, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। तो ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की प्रत्येक भुजा 2a है। क्या है, प्रत्येक भुजा 2a है। चलिए ठीक है, अब वो बोल रहा है उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये शीर्ष है, एबीसी क्या है, शीर्ष है, तो शीर्ष लंब की लंबाई हमें निकालनी है। ठीक है, इससे लंब डाल दिया, ये हो गया एडी। ठीक है, इससे लंब डाल दिया इस पे, ठीक है, और इससे इस पे लंब डाल दिया ऐसे करके। ठीक है, ये हो गया ए बी सी डी, इसको लिखेंगे आप ई, इसको लिखेंगे एफ। ठीक है, तो इसकी जो प्रत्येक भुजा की लंबाई है वो कितनी है जी, 2a है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 2a है, ये 2a होगी।
ए से सी तक की डिस्टेंस भी 2a होगी। क्या होगी? 2a। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस भी 2a हो जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब देखिए, जब ये 2a है तो इनका आधा कर देंगे, ये हो जाएगा a। 2a का आधा a, ये डिस्टेंस कितनी? a। ये डिस्टेंस कितनी होगी? a। ये डिस्टेंस कितनी होगी? a। ये भी a, ये भी a। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे तो आप इसमें लिखेंगे दिया है, क्वेश्चन में लिखेंगे दिया है। क्या दिया है भाई? ए बी सी। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। एबीसी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए, जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है। क्या है? जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है। इसकी प्रत्येक भुजा क्या है? 2a। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है या ज्ञात करना है, या लिखिए ज्ञात करना है, सॉरी, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शीर्ष लंब की लंबाई। लिखिए शीर्ष लंब की लंबाई। शीर्ष लंब की लंबाई एडी बराबर क्या है? बीई बराबर क्या है? सीएफ बराबर क्या है? तो लिखिए एडी बराबर बीई और बराबर सीएफ, ये बताना है हमें। ठीक है, तो शीर्ष लंब की लंबाई एडी बीई और सीएफ, ये हमको बताना है। तो लिखिए इसकी उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति आप क्या करेंगे? एक त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज एडीबी में। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज एडीबी में। तो लिखिए समकोण त्रिभुज एडीबी में, समकोण त्रिभुज एडीबी में कौन सा त्रिभुज दिया? हमने त्रिभुज दिया समकोण त्रिभुज एडीबी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज एडीबी में कौन सी परमें लगेगी? समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस परमें लगेगी। लगाएंगे समकोण त्रिभुज एडीबी में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब AB का वर्ग, AB का वर्ग और AD का वर्ग, AD का वर्ग, और ये क्या हो गया? प्लस BD का वर्ग, प्लस BD का वर्ग। ठीक है, AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग। तो AB का वर्ग क्या है? AB जो है आपका 2a है। क्या है? AB 2a। आप इसको इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो AD क्या है? AB है 2a का वर्ग। AD हमें निकालना है, AD का वर्ग हमें निकालना है। BD क्या है? BD है जी आपका B से D तक की डिस्टेंस है a, तो a का वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। तो 4a स्क्वायर, ये हो गया जी AD स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर। इस a स्क्वायर को उठा करके इधर लाएंगे, ये a स्क्वायर इधर आकर कैसे हो जाएगा? माइनस का। तो 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बराबर किसके? AD स्क्वायर के। किसके हो गया? AD स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाऊंगा तो 3a स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर बराबर किसके? AD स्क्वायर के। AD स्क्वायर इसका वर्गमूल ले लो तो 3a स्क्वायर और अंडर रूट AD स्क्वायर। हमने क्या लिया इसका? वर्गमूल लेने पर। देखिए वर्गमूल लेने पर
वर्गमूल लेने पर। ठीक है, चलिए अब देखिए ये हो गया √3, ये हो गया a, वर्ग से रूट कैंसिल हो गया, तो AD बराबर किसके हो गया, AD बराबर हो गया a√3, AD बराबर a√3। अब ये बोल रहा है प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई, तो लिखिए प्रत्येक, अतः प्रत्येक यानी कि प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई AD बराबर किसके, AD बराबर है जी CF और BE, CF बराबर BE बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा जी a√3 के, a√3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह करेंगे। तो इसका जो घ वाला पॉइंट है, घ वाला पॉइंट आपका रचना वाला क्वेश्चन है। मैंने बताया रचना वाले क्वेश्चन आपको बाद में कराए जाएंगे, क्योंकि उसके लिए ज्योमेट्री बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी, वो रचना वाला क्वेश्चन बोर्ड पर कराना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो आशा है जितना आज आपको पढ़ाया वो समझ आया होगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।